बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है RLC सीरीज सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेटर वे से आपको समझा सकूं। जी, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट से पहले अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो सपोज कर लेंगे हमारे पास एक AC सोर्स है और ये कोई भी रजिस्टर मौजूद है। हम क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव वे से लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो कन्वेंशनल करंट है। सपोज कर लें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें फॉर हाफ टाइम में ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब है चार इसको जो अल्टरनेटिंग वे से जो एनर्जी मिलेगी उसमें ये ऐसे गया, इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, और ये ऑसिलेशन वे से जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है ये समझ लें ऐसे गया। अब जो अगली बात है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ दरमियान में मैक्सिमम हुई होगी और उसके बाद ये स्लो हो गया होगा। अब अगले टाइम के अंदर मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। अगले टाइम के अंदर ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये यहीं से वापस आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे वापस आएगा, ये वाला हिस्सा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल, ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है इस तरह, ये वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है, यहाँ वाला ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो ये डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से, यहाँ से ये ऐसे जो है ना यहाँ तक नहीं जाता। तो फिर डायरेक्शन की बात हम क्या करते हैं, क्योंकि पहले हाफ टाइम के अंदर ऐसे लग रहा होता है कि सारे चार्जेस इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ये ऐसी है जैसे आप बुक्स रखी हैं, बुक्स रखी हैं, इनको इधर से धक्का दे, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये इधर गिरेगी, ये ऑसिलेशन हो रही है। देखिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लेकिन बुक वहीं पे मौजूद है। अब अगले आधे टाइम में इधर से धक्का दें तो ये इधर गिरेगी, ऐसे गिरेगी। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ऑसिलेशन से एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है लेकिन चार्ज उसी जगह मौजूद है। ये बेसिक कंसेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। इसके अंदर चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करते, जस्ट ऑसिलेट करते हैं, उससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। आधे टाइम के अंदर इन सब की डायरेक्शन एक साइड पे होती है और आधे टाइम की डायरेक्शन दूसरी साइड पे होती है। ये है बेसिक कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट का, क्योंकि जैसे उसको आप सप्लाई दे रही हैं एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, जिसको आप वोल्टेज का नाम दे रही हैं, उसी तरीके से अल्टरनेटिंग जो फ्लो है वो चलता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। जी, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आपके पास दो चीजें आ गई, आपके पास करंट भी अल्टरनेटिंग है और वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है। तो ये तो ऑसिलेशन है। और जब आप ऑसिलेशन की बात करते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई हुई हैं। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और π/2, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 और दिस इज 360। और क्या चीजें याद रखनी है? टाइम। जब टाइम का चौथा हिस्सा गुजरता है 1/4, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, अगर ये सपोज कर लें आपके पास करंट है तो यहाँ ये आई नॉट होगा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, फिर ये कर्व क्यों बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। पिछले लेक्चर के अंदर मैं ये बता चुका हूँ कि ये कर्व क्यों बनती है। जी, और हाफ टाइम के अंदर T/2 में जो वैल्यू आपको मिलेगी अल्टरनेटिव करंट की, वो जीरो होगी। यहाँ पे 3/4 में फिर मैक्सिमम मिलेगी नेगेटिव वे से और यहाँ फिर जीरो मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से बात हो गई। और अगर आप इसके लेमडा के हिसाब से भी ले लें तो λ/4 में मैक्सिमम, यहाँ पे 180 डिग्री पे जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ये याद रखना है आपने। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके पीक डिफरेंट हो सकती है। और इधर फार्मूला क्या बनेगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा। इसका मतलब है जो जो ऑसिलेशन की इक्वेशन है अब वो अल्टरनेटिंग करंट पे भी अप्लाई होगी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे भी अप्लाई होगी। उसके बाद जो दूसरी चीज है जो आपने याद रखनी है वही है कि सपोज कर ले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट की, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है विच इज आई नॉट।
ठीक हो गया। अब आप कुछ सपोज कर लें, मैं कंडीशन देता हूं कि आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर आपने पानी को हीट करवाना है 40 सेंटीग्रेड तक, और आप जो सप्लाई दे रहे हैं पानी की वो डीसी सप्लाई है, करंट डीसी फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है, और यह मीटर भी लगा हुआ है, ठीक है, जो सपोज कर लें ये शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। अब यही काम आप एसी सप्लाई के साथ करेंगे, कंडीशन सेम है आपके लिए, यही कंडीशन, ठीक है, लेकिन अब जो सप्लाई है वो कौन सी है, एसी है। अब जो आपका मीटर है वो ऐसे शो करता है, कभी जीरो पे जाता है, कभी मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो पे जाता है और फिर मैक्सिमम पे, क्योंकि अल्टरनेट है तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो कोई आपसे ये पूछे भैया आप कितना करंट दे रहे हैं, आप तो नहीं बता सकते कि ये करंट कितना है, इधर तो बता सकते हैं क्योंकि ये जाके फिक्स हो जाएगा, इतना करंट आप दे रहे हैं इसको इसकी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये करंट फिर कितना होगा, क्योंकि आपको तो सिंगल वैल्यू चाहिए, आपको एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो आप पूरे डाटे को शो कर सकें। ये तो नहीं कहेंगे नहीं जनाब इसकी वैल्यू 0 है फिर 10 है, फिर 0 या 10 है, ये तो नहीं कहेंगे। इसकी वैल्यू वो कितनी होगी उसको हम मेजर करते हैं। एवरेज वैल्यू यहाँ से फिजिकली भी हमने देखा कितनी शो होगी, अगर डीसी मीटर लगाएंगे तो उस पे वैल्यू कितनी शो हो रही होती है। याद रखें अगर इस पे वैल्यू 10 एम्पियर है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी डीसी मीटर जो शो करेगा वो 7.07 होगी एम्पियर। इसका मतलब है इसका 7.07 जो है वो इसका क्या होगा, इधर 10 एम्पियर शो हो रहा है, इधर 7.07 एम्पियर शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये इस डाटे की एवरेज वैल्यू है। अब एवरेज कैसे ले ली जाती है, मैथमेटिकली तो यहाँ एवरेज नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये इसकी पीक वैल्यू है, ये पीक, और यहाँ से यहाँ तक ये पीक वैल्यू हो गई थी, और पीक टू पीक वैल्यू ये हो गई, ठीक है, यानी सपोज करें इसकी ये वैल्यू 3 है, अगर पीक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो ये 0 है, 0 से 3 ये पीक वैल्यू हो गई, पीक टू पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ये 6 होगी पीक टू पीक वैल्यू। अब एवरेज लेते हैं तो हर ऊपर वाले डाटे का नीचे एक नेगेटिव मौजूद है, वो तो 0 कर देगा। इसका मतलब है हमें यहाँ कोई और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। हम ये करते हैं कि हम 3 का स्केयर ले लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, और आपको यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ये चीज ऐसे मिलेगी, ये इसका स्केयर हो गया, ये यहाँ पे मैक्सिमम आप 9 पे चले गए, और इसका स्केयर भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, जब स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 9 पे चली गई। जी जनाब, ये आपने ये चीज हासिल कर ली। अब अब आप इसका हाफ लें, और फिर उसका जो है ना जब आप जो है ना एवरेज लेंगे तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पे जाके कहीं, ठीक है। ये 9 क्या है, पीक वैल्यू का स्केयर है, पीक वैल्यू का स्केयर है, और जब आप उसका अंडर रूट लेंगे और उसकी एवरेज लेंगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 मिलेगी। आपने ये याद रखना है, जिसको आप आई रूट मीन स्केयर वैल्यू कहते हैं, IRMS, ठीक है, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू का अंडर रूट 2, ठीक है, क्योंकि इसका भी स्केयर आ जाएगा उसका भी, और जब उसको यानी ये वैल्यू आपके पास आती है ना I0 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, यही एवरेज लेंगे ना, 9 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, तो IRMS क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा I0, और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, ये आई रहा है। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी जब एसी वैल्यू लिखे होते हैं ना उसके साथ RMS नहीं लिखा होता, तो ये अंडरस्टूड होता है, RMS लिखा हुआ या ना लिखा हुआ हो। अब जैसे VRMS आप लेते हैं, VRMS जो आपके पास सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट है, ये बेसिकली मैक्सिमम का 0.707 है, 0.707, मैं सबको रेज कर रहा हूँ जी। तो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, I=I0 डिवाइडेड बाई √2 या 0.707 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ये याद रखना है, ये फार्मूला भी याद रखना है सेम। तो IRMS लिखा हुआ या ना लिखा हुआ, अगर आई है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी एवरेज वैल्यू है। अब वो जो मैं आपको करंट वाली एग्जांपल दे रहा था, तो इसका मतलब है डीसी सप्लाई के अंदर अगर आप 10 एम्पियर दे रहे हैं तो एसी सप्लाई में आपको 0.707 देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली 10 का ही एवरेज वैल्यू है। क्लियर होगी बात, बहुत आसान है इस बात को समझना। और वी का भी यही फार्मूला निकलेगा 0.707 V0, इसकी V0 डिफरेंट हो सकता है लेकिन फार्मूला सेम यूज होगा, ये RMS का फार्मूला हो गया, ये आपने याद रखना है। पीक टू पीक भी मैंने बता दिया है। अब आगे आते हैं कि हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं और फेजर का कंसेप्ट भी लेते हैं। अभी मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि फेजर का कंसेप्ट का क्या मतलब है। अगर आप ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन की बात करें, सपोज कर लें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे मौजूद है। अब आप इनका वेक्टर ले लें, ये इसका वेक्टर हो गया, ये इसका वेक्टर हो गया।
अब नजर आ रहा है कि ए जो है वो बी से आगे है, ठीक है, उसकी मोशन जो भी हो जी, ये ए जो है ना यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो बी यहाँ पे पहुंच जाएगा जी। इनके दरमियान में ये फेज जितना पहले था, अगर मोशन सेम है तो ये उसी तरह इनके दरमियान में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं ये सर्कल को अगर निकाल दूं तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है। अब अगर ये वाला यहाँ पे आ जाता है तो ये वाला जो है ना रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपने फेजर का कंसेप्ट लिया कि ऑसिलेशन के लिए जब आप फेजर लेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी, मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी, एम्पलीट्यूड को शो करेगी। तो दो मोशंस को बताना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये और ज्यादा आसान हो जाएगा जब हम आगे सर्किट की बात करेंगे। जी जनाब, अब हम सर्किट की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी का बिहेवियर हम चेक करते हैं इन आर। आर में क्या है, सपोज कर लें आपने वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज की वैल्यू है, जैसा वोल्टेज दिया अल्टरनेटिंग है तो उसके अंदर जो करंट है रजिस्टर के अंदर, ये सिंपल सर्किट बना लिया, वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग और करंट भी अल्टरनेटिंग, दोनों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। ये जिस तरह चेंज हो रहा है, जैसा वोल्टेज दिया करंट भी वैसा है। ये देखें, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखें, गो के दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन बिहेवियर क्या दोनों का सेम है। इसका मतलब है दोनों के लिए सेम इक्वेशन यूज होगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा एंड वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। अब इसमें से कौन आगे और कौन पीछे, दोनों एक ही जगह से एक ही वे से निकल रहे हैं, दोनों का बिहेवियर सेम है। इसका मतलब है दोनों फेजर वेक्टर जो है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखें जो रेड कलर है वो लाइन आपने बड़ी बनानी है क्योंकि यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये देखें उसका वेक्टर दोनों पैरेलल रखें क्योंकि दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है, एक ही जगह से दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर सर्कल फॉर्म में मैं बताऊं, सर्कल फॉर्म में आप ऐसे शो कर सकते हैं इसको, ये अगर सपोज कर लें v है, आपके पास i जो है वो यहाँ इसके ऊपर होगा, दोनों पैरेलल हैं। अब v सपोज कर ले यहाँ पे चला गया, सॉरी ये देखे v यहाँ पे आ गया तो i भी उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। दोनों देखें एक ही एंगल से रोटेट कर रहे हैं। अगर फेजर की बात करें, फेजर का कंसेप्ट लें तो इसका मतलब है दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। तो इससे आप ये चीज निकालेंगे कि अगर ये v है तो जो i होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या है इनमें, दोनों पैरेलल हैं, दोनों इन फेज हैं, बस ये एक लाइन आपने याद रखनी है, दोनों इन फेज हैं, दोनों का बिहेवियर क्या है, सेम है। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब मैं आपको आरएलसी सर्किट बताऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये फेजर का कंसेप्ट कितना अहम है, कितना आपको एज देगा। अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। अब आप सेकंड ले लें कैपेसिटर के अंदर, सी एसी इन कैपेसिटर। जी कैपेसिटर का कंसेप्ट तो बहुत आसान है वैसे समझना। ये देखें इसमें आपको पता ही है शुरू पे वी जीरो है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, चाहे एक डायरेक्शन की भी बात करें आप। जी चार्जेस यहाँ जमा होंगे तो वी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वी भी जीरो है और चार्ज भी अभी जीरो है। करंट यहाँ पे मैक्सिमम है, करंट यहाँ पे आता जाएगा, वी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चार्जेस यहाँ जमा होंगे ये आने वाले चार्जेस को रिपेल करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। इससे आपने, ये वैसे तो बहुत डिटेल के साथ बताया जा सकता है, मैं एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहूं कि शुरू के अंदर करंट मैक्सिमम है, करंट को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जब टाइम जीरो था करंट मैक्सिमम है, इसीलिए मैं यहाँ से इसको शुरू करूंगा। V और I दोनों जीरो थे, इसको मैं रेड कलर के साथ शो करता हूँ। ये I आ गया आपका, अब V को मैं ऐसे शो करूंगा। जी जनाब, ये देखिए जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये देखें जब I जो है वो मैक्सिमम है उस टाइम V क्या है, जीरो है। इसका मतलब है पहले कौन लीड कर रहा है, I, टाइम इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। चार्ज का बिहेवियर भी वही होगा जो वीक है। ये चार्ज है आपके पास, मैं इसमें और कलर ऐड कर लेता हूँ, दिस इज चार्ज। चार्ज उसी तरह बिहेव करेगा जैसे वी बिहेव कर रहा है, वो मैंने आपको कंसेप्ट भी दे दिया है। अब ये चार्ज है, अब अगर आप स्लोप लेना चाहिए, इधर टाइम गुजर रहा है, किसी भी पॉइंट पे चार्ज के किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप लेना चाहें
किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब स्लोप मैक्सिमम कब होगी, ये देखें ना, स्लोप, ये स्लोप है, ये देखिए ये स्लोप है, स्लोप मैक्सिमम होती है जब आपके पास वैल्यू इस तरह हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, और वो मैक्सिमम कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, और वो आपको क्या देता है, करंट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इसकी स्लोप लें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या देगी, करंट देगी। ये भी आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। अब आ जाते हैं फेजर डायग्राम की तरफ। तीनों ऑसिलेशंस थी, तो तीनों अगर ऑसिलेशंस हैं तो फेजर डायग्राम से बताना बहुत आसान है। अब लीड कौन कर रहा है, अगर मैं रेड कलर करंट के लिए यूज करूं तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि करंट लीड कर रहा है कितना, जब वो मैक्सिमम है, दूसरी चीज मिनिमम है, इसका मतलब है करंट आपका इधर आएगा, करंट इधर आएगा, और वोल्टेज आपका इधर आएगा। वैल्यू उसकी डिफरेंट भी हो सकती है, ये वी है और ये आई है। कौन लीड कर रहा है, आई कितना, I/2। जी अब सपोज कर ले मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई इधर चला गया, आई इधर आ गया, अब वी इधर आ जाएगा, वी इधर आ गया, लेकिन फिर भी लीड कौन कर रहा है, आई, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं उसमें ये बता देता हूँ कि उसमें उल्टा काम होगा। अब आप इंडक्टर यूज करें, अब आप इंडक्टर यूज करें, और ये इंडक्टर है आपके पास, और सिंपल, ठीक है। अब इसमें कौन लीड करेगा, इसके अंदर जो है वो वी लीड करेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या इंड्यूस करता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से जो है ना वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की आप बात करेंगे। यहाँ लीड कौन कर रहा है, वी। तो आप एक लाइन में अगर पॉइंट याद रखें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सप्लेन करते रहें, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में अब कौन लीड करेगा, अब आपके पास वी लीड करेगा और आई लैग करेगा, क्योंकि ये नीचे है और ये आगे है। ये देखें कौन है आगे, ये वी जो है वो पाई/2 आगे है। सो सिंपल, ये एक एक लाइन अगर आप याद रख ले, तो अब जब हम RLC3 सर्किट की बात करेंगे, आप कह सकते हैं सर आपने ना तो RC सर्किट की बात की है ना RL सर्किट की बात की है, आपने RLC सर्किट की बात क्यों की है। इसलिए कि ये सर्किट मैं जिस वे से बनाने जा रहा हूँ उससे आपका ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा और